नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और दंगल में आज बहस नहीं होगी, आज दंगल में चिंता होगी उस बात को लेकर जिस पर पूरा देश चिंतित है, जिस पर पूरी दुनिया चिंतित है। जी हां, इस समय पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ दंगल कर रही है और आज हमारे साथ देश के 5 जाने माने डॉक्टर्स रहेंगे मौजूद, जो कोरोना को लेकर आपके मन में आने वाले हर सवाल का जवाब देंगे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर्स के पैनल का, जिनका परिचय हम आपके साथ अभी करा देंगे और जो आपको बताएंगे कि अपने घर पर रहते हुए, अपनी आम जिंदगी जीते हुए, अपनी दिनचर्या को साथ साथ चलाते हुए आप कोरोना जैसे गंभीर वायरस से कैसे लड़ सकते हैं और कोरोना की आपको कितनी चिंता करने की जरूरत है या फिर उससे कितना डरने की जरूरत है। लेकिन इनसे बातचीत शुरू करें उसके पहले आपको जरा आज दिन भर की रिपोर्ट दिखा देते हैं। खास तौर पर देश की संसद में सरकार ने कोरोना को लेकर देश को क्या भरोसा दिया है। कोरोना ने भारत पर हमला कर दिया है तो अब डरना क्या, लड़ना है। पूरे देश को संदेश देने की प्रमुख जगहों में से एक संसद में कई सांसद मास्क पहने नजर आए, सैनिटाइजर लेकर भी आए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद में इस पर बयान भी दिया और भरोसा दिलाया कि सरकार की तैयारी पूरी है, क्योंकि भारत बहुत पहले से अलर्ट था। India initiated required preparedness and action at field level since 17th January itself, much before the advice of the World Health Organization. Once a person is exposed to the infection, the disease may develop any time between 1 to 14 days. The main symptoms of novel coronavirus disease are fever, cough, and difficulty in breathing. All suspected or probable cases of COVID-19 must be treated in isolation with barrier nursing and universal precautions to prevent the further spread of disease. बात बात पर सरकार को घेरने वाले विपक्ष ने सरकार से कोरोना पर सीधे सवाल तो जरूर किए, लेकिन चर्चा में हिस्सा लेकर यह भी बताया कि सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं। आपने शुरू की है कंट्रोल रूम की स्वास्थ्य मंत्रालय में, लेकिन मेरे ख्याल में ये कंट्रोल रूम हर डिस्ट्रिक्ट सीएमओ के ऑफिस भी होना चाहिए। हमारे देश में सबसे बड़ी पब्लिक प्लेस है रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन। एयरपोर्ट्स ने तो आपने सुविधा की, रेलवेज में भी अब अंदर सुविधा अनाउंसमेंट की और बाहर भी सुविधा। ये सुविधा बस स्टैंड पे भी हो सकती है। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर योजनाएं बना रही हैं। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयारी कर चुका है और जब से कोरोना वायरस का सूचना पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब प्राप्त हुआ था, तभी से हम लोग ने अपने नेपाल की सीमा पर जितने भी एंट्री पॉइंट्स है उस पर हमने स्क्रीनिंग का प्रक्रिया शुरू कर दिया था। एक जनपद में आइसोलेशन वार्ड हमने जिला चिकित्सालयों पर बना दिया है। मेडिकल कॉलेजेस में भी हमने अनुरोध करके वहां भी आइसोलेशन वार्ड्स बना दिए हैं। कोरोना पर सरकारों के अलर्ट दिखने के बावजूद इसकी दहशत तो बनी है, लेकिन आज तक कह रहा है कि आप घबराएं नहीं, सिर्फ अलर्ट रहें और छोटी छोटी सावधानियां बरतें। लखनऊ से कुमार अभिषेक, मुंबई से पंकज उपाध्याय और दिल्ली से हिमांशु के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें, आज हमारे साथ 5 जाने माने डॉक्टर्स देश के मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर नीरज निश्चल का, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, एम्स के साथ जुड़े हैं। स्वागत है नीरज जी आपका। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर तरुण कुमार का, आरएमएल अस्पताल से जुड़े हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर विवेक गोस्वामी का, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल से जुड़े हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर वीपी सिंह का, सीनियर फिजिशियन है। और साथ ही जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे आज के 5वें मेहमान डॉक्टर डीके गुप्ता का। वो भी आज इस पैनल में रहते हुए हमारे दर्शकों को यह बताएंगे कि कोरोना से आप आम जिंदगी अपने घर पर रहते हुए दिनचर्या पर असर नहीं भी डालते हुए कैसे लड़ सकते हैं। डॉक्टर विवेक गोस्वामी, सबसे पहले आपसे शुरू कर रहा हूं। छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक है कोरोना या फिर बुजुर्गों में ज्यादा खतरनाक है कोरोना, तो ऐसे लोग जिनके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं या बहुत बुजुर्ग हैं, वो किन चीजों की सावधानी बरतें आज की तारीख में?
रोहित, हर वायरस की एक प्रेडिक्शन होती है, एक एज ग्रुप अफेक्शन होता है। जैसे कि हमने फ्लू में देखा है कि बच्चे और बूढ़े बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, बट अभी तक हमारे पास जो कोरोना की इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हैं। इसमें जो एक्सट्रीम ऑफ एज ग्रुप्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो 60 इयर्स के बियॉन्ड जिनका एज है, वो ज़्यादा सिवियरली अफेक्टेड हो रहे हैं। तो इसलिए बच्चों में बहुत ज़्यादा कोई पैनिकी सिचुएशन नहीं है। बच्चे अभी तक की जो हमारे पास न्यूज़ है कोरोना वायरस की, उसमें बहुत ज़्यादा सिवियरली अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। तो बच्चों के पार्ट पे हम अभी तक बहुत ज़्यादा वो नहीं है। निश्चिंत होकर बैठ जाएं? निश्चिंत होकर बैठना तो गलत होगा। हमें बेसिक प्रिकॉशंस लेने हैं। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। एक यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं, कफ हाइजीन है, उसको बचाने के जो मेजर्स हैं वो हमें लेने होंगे। निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते, लेकिन ऐसे पैनिक मोड में भी जाने की जरूरत नहीं है। विपिन सिंह साहब, हमारे यहाँ तो आमतौर पे हम ये करते हैं ना कि घर में खांसी जुकाम, इसको तो बीमारी मानते ही नहीं, और अगर हो जाए तो गूगल है, वहां से दवाई देखते हैं, डॉक्टर को फोन करने की भी जहमत नहीं उठाते, खाते हैं और फिर सोचते हैं कि चलो काम पे सब कुछ ठीक हो गया। क्या आज की तारीख में ये सही है? नहीं, ये गूगल की जो नॉलेज है, मैं ये नहीं कह रहा, एक तो ये नॉलेज नहीं है, इट इज़ इन्फॉर्मेशन, इट इज़ मियर इन्फॉर्मेशन। इसका ट्रूथफुलनेस कितनी है और करेक्ट कितना है वो आप नहीं कर सकते। तो एक तो गूगल देख के आप बीमारी का अंदाज़ा न लगाएं। दूसरी बात है कि ये भी खांसी जुकाम की ही एक दूसरा रूप है। ये वायरल जो डिजीज़ है वो भी आपका होता है, ये भी। अगर फीवर भी है इसके साथ, देखिए खांसी तो आपको एलर्जी से भी हो सकती है, लेकिन खांसी है, कफ आ रहा है और फीवर भी है, तब सोचने की बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोरोना वायरस है, लेकिन अगर इसका मतलब है कि आप न्यूमोनाइटिस की तरफ जा रहे हैं, और सिंपल न्यूमोनाइटिस भी बहुत खतरनाक होती है, और जैसे एज बढ़ती है या एज 7-8 साल से कम है तो इम्यून सिस्टम हमारा वीक होना शुरू हो जाता है, तो उनमें इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा खराब आता है। और ये जो न्यूज़ आ रही है ना आजकल की, अदरक का पानी पी लीजिए, ये पी लीजिए, मैं ये नहीं मना कर रहा कि आप मत पीजिए, पर इससे इम्यूनिटी ऐसे बढ़ने वाली नहीं है। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज हल्दी आपने पी खाई और इम्यूनिटी कल से फर्स्ट क्लास हो गई, नहीं। बस उसका एक ही रोल है कि इनको भी आप पी रहे हैं तो कम से कम आप लिक्विड ले रहे हैं। लिक्विड ले रहे हैं तो आपके शरीर में पानी की मात्रा कम नहीं होगी। अगर किसी भी इन्फेक्शन में डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसका इफेक्ट बहुत वर्स्ट होता है। तो इसका इतना रोल है। इसका मतलब हाइड्रेटेड कम से कम रखें अपने आप को लगातार। जी हाँ। अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो नहीं, आप वैसे भी हर 1 घंटे बाद अगर 1 गिलास पानी पीते रहते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी, तब भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बॉडी की टोनिसिटी को मेंटेन रखता है। बूढ़े देर में होते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, किन चीजों को देख के आदमी को चिंता हो कि कहीं कोरोना जैसी कोई चीज तो नहीं है, जब उसको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपने प्रोग्राम शुरू करते वक्त कहा कि आज हम चिंता करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं, हम चिंता नहीं, चिंता दूर करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। कोई भी बीमारी आती है तो हमें डेफिनेटली जिसके बारे में पता नहीं होता है तो एक मन में भय रहता है कि भाई क्या होगा। अगर आज आप कोरोना के बारे में किसी से बात कीजिए तो उसे यही लगता है कि अगर उसे कोरोना हो गया तो उसके लिए वो डेथ सेंटेंस है, जो कि ऐसा नहीं है। कोरोना और बाकी वायरस में अभी फर्क ये है कि जो बाकी वायरस से पहले से हमारे सर्कुलेशन में है, तो हमारे शरीर के अंदर एक इम्यूनिटी है। ये एक नया वेराइटी ऑफ वायरस है जिसकी इम्यूनिटी हमारी सोसाइटी के लोगों में अभी नहीं है। इसलिए होने पे सभी का बीमार होना ऑलमोस्ट क्लिनिकल सब क्लिनिकल होने के चांसेस हैं, लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी मोस्ट ऑफ द केसेस में रोक लेगी, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं होगी। और जैसे पहले भी डॉक्टर ने बताया कि कुछ एज ग्रुप्स है जिसमें हमें सावधानी रखने की ज़रूरत है, जो ओल्ड एज लोग हैं या फिर जो जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, पहले से कोई बीमारी है, जैसे कोई डायबिटिक है, किसी को किडनी की परेशानी है, जो स्मोक करते हैं, जिनको सांस की परेशानी है, ऐसे मरीज वैसे भी किसी भी बीमारी को लेके ज़्यादा पोटेंशियल होता है उनमें होने का, और उनमें जो आउटकम होता है वो थोड़ा कम खराब होता है। तो ऐसे मरीजों को सावधानी रखने की बात है। और जहाँ तक अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो गया वो कोरोना है, ऐसा नहीं है। आप में रिस्क फैक्टर है या नहीं कि आप कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जैसे आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके अंदर मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। तो अगर अभी सर्दी खांसी जुकाम होता है तो वो कोरोना है ऐसा सोचना गलत होगा। तो डेफिनेटली अपने रिस्क फैक्टर को खुद से भी आप असेस कर सकते हैं कि भाई आपको जो इन्फेक्शन हुआ उसमें कोरोना होने के चांसेस कितने हैं, जो ये अभी कोविड-19 है, क्योंकि कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन्स हैं,
पुराने वाले ऑलरेडी सर्कुलेशन में है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो नया जो कोविड-19 है इसको लेकर हमें ध्यान रखना है, लेकिन अभी सर्दी जुकाम का ये मतलब नहीं कि आपको कोरोना है। डॉक्टर अरुण, ये बताइए कि टेस्ट कहाँ होगा? अगर किसी को शक है ऐसा, तो पहला स्टेप उसका क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, और मुझे लगता है 2 स्टेप के बाद तो फिर सरकार ही करेगी आगे के स्टेप। देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि जो पेशेंट को सस्पेक्शन है, हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से किसी पेशेंट ने कांटेक्ट में आया है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री है, या कोई पॉजिटिव केस से कांटेक्ट में आया है, उसको टेस्टिंग की ज़रूरत है। टेस्टिंग की फैसिलिटी आजकल RML में मौजूद है, एम्स में मौजूद है, और कुछ प्राइवेट सेंटर्स भी धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जो मेन लैब है वो पुणे में लैब सेट की गई है वायरस डिटेक्शन के लिए। कितने का टेस्ट है, कुछ बता सकते हैं आप? क्योंकि हर आदमी टेस्ट कराने से पहले ये जानना चाहता है कि टेस्ट में खर्चा कितना होगा। हमारे यहाँ तो आदमी ये भूल जाता है कि वो टेस्ट उसकी अपनी जान की कीमत से तो कम ही होगा जितना भी हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है टेस्ट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, और लेकिन ये तभी करवाना चाहिए जब आपको डेफिनेट कोई ट्रैवल हिस्ट्री, इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री, या आप किसी ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं जो पॉजिटिव केस है। तो दिल्ली में क्या सफदरजंग और RML के अलावा भी कहीं टेस्ट हो सकता है? हाँ, एम्स में भी एक सेंटर बनाया गया। एम्स में भी सेंटर बनाया गया। आप कुछ बता रहे हैं सर, फिर मैं आपके पास आऊंगा गुप्ता जी। इसमें थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा। टेस्ट कराने का डिसीजन जो है वो प्योरली डॉक्टर का है। सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, अगर आप में कोई सिम्टम है, आप जो नोडल सेंटर्स अभी सफदरजंग और RML हॉस्पिटल है, आप चाहे वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, और जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर आप उस कंडीशन में फिट बैठेंगे तो उस जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से लोग आपका सैंपल कलेक्ट करके जो भी डेजिग्नेटेड सेंटर है वहाँ पे पहुँचाएंगे। डायरेक्टली आप उन सेंटर्स पे जाके टेस्ट कराने की कोशिश न करें, क्योंकि अभी वैसी फैसिलिटी नहीं है। ठीक, तो ये कहना कि एम्स में डायरेक्टली टेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उसका एक मैकेनिज्म है, उसका एक तरीका है। अब डॉक्टर DK गुप्ता, सारी परिस्थिति में यहाँ तो आज की तारीख में लोग चुटकुला भी शेयर करने लगे ना कि व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू मेरी तो कोरोना पर PhD हो गई है, किसी को दवाई पूछनी हो तो मुझसे पूछ लेना। लेकिन असल में तो दवाई डॉक्टर ही बताएगा। क्या सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम की परिस्थिति में सेल्फ मेडिकेशन करना चाहिए, या सीधे आज की तारीख में ऐसा होता है तो डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए कि सर चेक कीजिए मुझे ये सिम्टम्स हैं? तो सामान्य खांसी जुकाम बुखार नॉर्मली लोग मतलब लाइक ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं, वो भी एडवाइजेबल नहीं है कभी भी किसी केस में। और इस केस में खासकर इस समय जब सस्पिशन है कि हम कोरोना वायरस के एपिडेमिक या पेंडेमिक में गुजर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। और अगर किसी में ऐसी हिस्ट्री है, जैसे अभी बताया हमारे दूसरे स्पीकर्स ने कि हिस्ट्री ऑफ ट्रेवल है, हिस्ट्री ऑफ कोई सस्पेक्ट है, इसके कांटेक्ट में आए, कोई ऐसी पार्टी में गया जहाँ वो सस्पेक्ट आया था, तो फिर आपको अगर कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर, बॉडी एक, हेडेक हो रहा है और साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, दैट इज मीन्स कोरोना वायरस है, उसमें 85% केसेस माइल्ड होते हैं, मतलब दे आर माइल्ड सिम्टोमेटिक। कॉमन कोल्ड होगा, कफ होगा, वीजिंग, हल्के सी रनिंग नोज होगी, सोर थ्रोट होगा, बट 15% केसेस सीरियस हो जाते हैं, जो खासकर ऐसे पेशेंट जो एल्डरली हैं, डायबिटीज़ है, उनको हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, अस्थमा है, रीनल ट्रांसप्लांट हो रखा है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, या कैंसर पेशेंट्स हैं। तो इन केसेस में खास करके अगर ऐसे हैं तो आपको हाईली सस्पिशन रखना है। ऐसे केस में तो और जाके आपको टेस्ट कराने हैं। या बच्चा है लेस देन 6 ईयर्स का जिसकी इम्यूनिटी और कम होती है। इन केसेस में देखा गया कि नॉर्मली जो कोरोना वायरस की फर्टिलिटी रेट है, मतलब डेथ रेट है, वो 2% है टोटल, ठीक है, बट इन केसेस में अप टू 10% तक जाता है। तो इन केसेस में सस्पिशन रेट हाई है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, स्पेशली इफ यू हैव ए हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट विद द सस्पिशन, मतलब सस्पेक्ट पर्सन, और कोई ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चों को लेकर काफी चिंता है माँ बाप में, क्योंकि आपने देखा स्कूल में, नोएडा के ही एक इस बात को लेकर जांच करनी पड़ी कि क्या बच्चे जिस पार्टी में गए थे उनको भी तो कहीं कोरोना वायरस ने पकड़ नहीं लिया है। वो केस हालांकि नेगेटिव निकला, उसके बाद सबने राहत की सांस ली है, लेकिन साथ ही साथ एडवाइजरी ये भी है कि भीड़ वाली जगहों पर ना जाएं। तो माँ बाप पूछ रहे हैं, भीड़ तो स्कूल में भी होती है, बच्चे जिस बस में बैठ के जाते हैं उसमें भी खेलते कूदते उछलते हुए जाते हैं, सब एक दूसरे से टकराते हैं, टच करते हैं, तो क्या स्कूल ना भेजे बच्चों को? रोहित, इसमें एक चीज़ हमें समझनी होगी कि इस समय हम किस स्टेज ऑफ एपिडेमिक से गुजर रहे हैं। एक स्टेज होती है जो इनिशियल स्टेज है, जहाँ पे अभी एक केस हमारा दिल्ली में आइसोलेट हुआ है, उसकी सारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग गवर्नमेंट ने कर दी है, एंड दे हैव टेकन इन कस्टडी ऑल दोज जो इन्फेक्ट हुए थे या जो सस्पेक्टेड हैं, वो सब क्वारंटाइन में ऑलरेडी हैं। तो क्या जनरल पब्लिक अभी कोरोना वायरस के स्केयर से गुजर रही है? तो आज का आंसर नहीं है।
हाँ, हो सकता है कि कल को ये फैले और प्रॉब्ली हमें मेजर्स को बढ़ाना पड़े, बट आज की डेट में ये कहना कि हर एक कोई ससेप्टेबल है और उसके लिए स्कूल बंद कर दें या इधर ना जाएं उधर ना जाएं, वो गलत है। वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना है। अगर कल को सिचुएशन चेंज होती है, कल को वायरस फैलता है, तो प्रॉबेबली वो स्ट्रिक्ट मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे, बट आज की डेट में नहीं। आज हमें पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो एडवाइजरी जारी करी है उसमें इसने कि पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए, क्राउडी प्लेसेस पे नहीं जाए, बिकॉज वहां पे बहुत सारे अननोन लोग मिलते हैं। स्कूल्स में अननोन लोग नहीं है, जो पेरेंट्स उन्हें पता है कि बच्चा ट्रेवल करके आया बाहर, वो बता सकते हैं, या बच्चों को पता है, टीचर्स को पता है कि किसी को कफ कोल्ड या कॉमन कोल्ड हो रहा है, तो उसको वो खुद ही एडवाइस कर देते हैं कि बच्चों को अब घर नहीं भेजना या क्वारंटाइन घर पे करना है। तो इसलिए स्कूल भेजना, इवन गाइडलाइंस आ चुकी हैं सीएमओ की, नोएडा सीएमओ की भी आ चुकी हैं कि कोई स्कूल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या नोएडा सीएमओ ने बंद नहीं किया है तो स्कूल भेजने में कोई दिक्कत नहीं। इवन स्कूल में मास्क पहनाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि मास्क गायब हो गए मार्केट से, तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं। मास्क उन बच्चों को पहनना है, उन टीचर्स को पहनना है, या उन बंदों को, लोगों को पहनना है जिनको कॉमन कोल्ड, कफ, वायरल के सिम्टम्स आ रहे हैं, सो दैट वो किसी को और को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू इन्फेक्ट ना करें। ठीक। और मास्क को भी हर 12 घंटे में चेंज करना होता है, या डॉक्टर्स जो हाई रिस्क है, जिनको बहुत सारे पेशेंट के कांटेक्ट में आना पड़ रहा है, तो उनको मास्क पहनना चाहिए। अदरवाइज मास्क शॉर्टेज हो जाएंगे, बाद में मिलेंगे भी नहीं आपको, जिनको जरूरत होगी उनको भी नहीं मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, 31 मार्च तक 5वीं तक के जितने भी स्कूल हैं उन सबको बंद रखा जाए। तो अब इसको फिर कैसे देखें? अगर दिल्ली की सरकार ये कह रही है कि साहब स्कूल बंद रख लो, बेहतर है, तो नोएडा में माँ बाप, गाजियाबाद में माँ बाप तो परेशान होंगे, फरीदाबाद, गुड़गांव वाले भी सोचेंगे इसमें हमारे बच्चों ने क्या अपराध किया। इसमें WHO की गाइडलाइन है। डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं, फिर आपके पास बहुत गलत स्टेप है। ये मास हिस्टीरिया की स्थिति क्रिएट होती जा रही है और पैनिक बढ़ रहा है। देखिए, जो नॉन कम्युनिटी है, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया, हमें स्कूल में मालूम है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ कि मेरे साथ ये 40 बच्चे हैं। करना क्या चाहिए उनमें कि उन जो बच्चे को जुकाम खांसी हो, तो ये उसकी पेरेंट की ड्यूटी है कि उसको स्कूल ना भेजे, उसको पहले डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर से क्लियरेंस ले, तब भेजे, और स्कूल में बकायदा सर्टिफिकेट दे, जिससे बच्चों में पैनिक ना हो। अननोन कम्युनिटी में जब आप मूव करते हैं, कि जैसे आप जो है मॉल में जा रहे हैं या मेट्रो में जा रहे हैं या किसी मेले में या रैली में, वहां पे इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होंगे। ये स्कूल बंद करना तो बिल्कुल बेकार है, और बेकार में बर्डन बढ़ाएगा पेरेंट्स पे। जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, उसके बच्चे अगर घर बैठे हैं तो उसका वो कहाँ से जा पाएगा ऑफिस। तो इसका इस तरह, तो एक तो आपने वॉलंटरीली बंद कर दिया स्कूल और ऑफिस इनवॉलंटरीली कर दिया। ठीक बात। तो आपको इकोनॉमी को भी मार रहे हैं और बच्चे को डिस्टर्ब। डॉक्टर गोस्वामी को सेट कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं सर, मास्क का जो सवाल उन्होंने उठाया उसको लेकर बोलिए। देयर इज समथिंग नोन एज रिस्पांसिबल बिहेवियर। अगर आपके पास कोई पैनिक सिचुएशन है, आपको उसको रिस्पांसिबली फेस करना है। अब इस केस में रिस्पांसिबल बिहेवियर क्या है कि अगर आप बीमार हैं तो आप बाहर ना निकलें। जो मतलब क्लोज स्पेस है, जैसे पिक्चर हॉल्स हैं, अगर आप वो अवॉइड करते हैं समझ में आता है, बट स्कूल बंद करना इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बेसिक हाइजीन दैट एवरीवन हैज टू ऑब्जर्व। लोगों को कफ हाइजीन की नॉलेज नहीं है। वो या तो सीधा खांस रहे हैं या खांसते हैं, हाथ पे खांसते हैं और वो हाथ हर जगह टच करते हैं। तो ये बेसिक हाइजीन का ही नॉलेज लोगों में नहीं है। तो बेसिक हाइजीन क्या हो? अगर आपको खांसी करना है, अगर आप उसको अपने एल्बो पे कफ करते हैं, तो एटलीस्ट आपके जो जर्म्स है वो यहाँ डिपॉजिट हुए और बाद में आप इस कपड़े को चेंज कर लेंगे, वो जर्म्स आपका एनवायरनमेंट में डिस्पर्स नहीं हुआ। लेकिन अगर सीधा खांस रहे हैं या अपने हाथ पे खांस के इधर उधर कर रहे हैं, तो आप बीमारी को फैला रहे हैं। तो बेसिक पर्सनल हाइजीन, देन हैंड वॉशिंग। अगर आप फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग कर रहे हैं तो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है आपने उसको कट कर दिया। कोरोना वायरस के साथ अच्छी चीज ये है कि ये बहुत देर तक हवा में सस्पेंड नहीं रहता है, तो खाली हवा को ब्रीथ करने से आप बीमार नहीं होंगे। बीमार आप तभी होंगे जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे। तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो जाए और एक बेसिक प्रिकॉशन रखे, तो वी कैन कंट्रोल दैट। हाथ धोना बेहतर है या फिर सैनिटाइजर जेब में लेके घूमना बेहतर है? सैनिटाइजर की दुकानों पे लाइनें लगने लग गई हैं, अगर आपको जानकारी ना हो तो बता रहा हूं। और वहां पे वो लोग कह रहे हैं कि साहब अल्कोहल इतने % वाला ही सैनिटाइजर दे दो, जिसके लिए फिर अब थोड़ी देर में हो सकता है जैसे प्याज की कालाबाजारी होने लगती है, मास्क की कालाबाजारी हो रही है ऑलरेडी, सैनिटाइजर की भी होने लगे। तो हाथ धोना बेहतर है या सैनिटाइज करना? और दूसरा, हाथ धोएं तो कैसे धोएं, वो तरीका कुछ विशेष है? तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि लोगों में ये एक मिथ बैठ गया है कि सिर्फ हैंड सैनिटाइजर ही इसका आंसर है, जबकि ये काम सिर्फ आप एक नॉर्मल साबुन और पानी से अगर 20 सेकंड तक अगर ढंग से हाथ धोएं तो इक्वली इफेक्टिव, इनफैक्ट वो बेटर है, क्योंकि सैनिटाइजर एक बार 2 बार यूज करने के बाद उसका इफेक्ट वैसा नहीं रहेगा।
उसके लेयर के ऊपर भी जर्म्स जो है वो सेटल कर सकते हैं और फैल सकते हैं। तो ये कि हैंड सैनिटाइजर होना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। हैंड सैनिटाइजर एक इमरजेंसी चीज है कि जैसे बाई चांस कभी ऐसे सिचुएशन में आप आए कि हाथ धोने के लिए साबुन पानी नहीं है, तो उस सेकंड के लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये रूटीन प्रैक्टिस की हैंड सैनिटाइजर के बिना काम नहीं चलेगा, ये एक मिथ है। तो साबुन पानी से 20 से 25 सेकंड तक अगर आप हाथ धोते हैं तो सबसे अच्छा तरीका वही है। उसके अलावा लोग ये मास्क के पीछे बिल्कुल साइक्ड आउट हो रखे कि भाई मास्क नहीं मिल रहा है, मास्क नहीं मिल रहा है। हाँ। पहले भी स्पीकर्स ने बताया कि भाई मास्क की रिक्वायरमेंट बहुत सिलेक्टेड लोगों को है, और मास्क की क्वालिटी, सिंस ये वायरस का साइज थोड़ा बड़ा है, इसलिए वो N95 के पीछे भागने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल जो सर्जिकल मास्क आता है दैट कैन बी यूज्ड एंड स्पेसिफिकली फॉर दोज हु हैव सिम्टम्स, जो जिनको ऑलरेडी सिम्टम कुछ है, सर्दी खांसी जुकाम है, तो उस मास्क का पर्पस है कि वो खांस के बाकियों को ना फैलाए, इस पर्पस से। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं मास्क पहन के आप पब्लिक में जा रहे हैं, आप बच जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये, जैसे कि आप कोई भी चीज को टच करके अगर फेस को टच करते हैं, दैट इज द रिस्क फैक्टर। तो वो बेसिकली अगर आप मास्क भी पहने, आपको नाक में उंगली करने की आदत है, मुंह में हाथ ले जाने की आदत है, मास्क क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो हैंड हाइजीन शुड बी दी आंसर फॉर कटिंग डाउन दिस प्रोस्पेक्टिव एपिडेमिक। अगर ये हाइजीन आप ठीक करते हैं, कफ एटिक्वेट्स ठीक रखते हैं, तो मास्क की भी जरूरत नहीं है और इस एपिडेमिक को रोका जा सकता है। पर अपने यहाँ तो डॉक्टर साहब लोग हैप दिखने के लिए वो मास्क के साथ डीपी लगाना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कि भाई देखो हमने भी मास्क लिया है और ये कंपनी का लिया है। रोहित जी एक चीज मास्क के बारे में और बता रहा हूँ। मास्क लगा लिया, हाँ। उसके बाद क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मास्क नीचे किया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, फिर वो ऊपर लगा लिया, हाँ। वो खत्म हो गया उसका यूज वहीं। इट शुड स्टिक देयर। वंस यू हैव रिमूव्ड द मास्क यू कांट रीयूज इट। तो कितने लोग हैं वो सोचते हैं एक वो खरीद लिया एक मास्क, उसको लगा के अपना घूमते रहते हैं, फिर उसे रात को टांग देते हैं, फिर सुबह लगा के चल। आदमी 500 रुपए का खरीद रहा है तो कुछ दिन तो चाहेगा कि निकालूं। नहीं, आप रोहित जी मत खरीदो, इसमें बेकार। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी कि मास्क जो है, अगर आप इनर साइड को अगर अफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप इसको मल्टी टाइम्स यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो जो प्रिकॉशन जो है, अगर मैं एज ए डॉक्टर अगर हाई रिस्क पेशेंट के साथ हूँ तो डेफिनेटली वो अग्री करते हैं कि भाई एक बार निकाल लिया तो यूजिंग इट मे बी डिफिकल्ट फॉर मी। ठीक है। लेकिन कॉमन लोग अगर मास्क के इनर साइड को अगर अफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो दैट कैन बी यूज्ड इन केस। एनीवे मास्क इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन अगर आपको जरूरत लगी कभी तो अनटिल के अंदर का लेयर आपने सॉइल नहीं किया है तो इट कैन बी यूज्ड। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था डॉक्टर साहब, जब आप ब्रीथ करते हैं या आपका सलाइवा वो मास्क से जरूर टच होगा और आपका सॉइलिंग बाहर तक जाएगा। तो इसलिए एक बार अगर मास्क को उतार दें उसके बाद पहले तो उसकी उतनी, मैं मानता हूं चलो एक बात की कंप्लीटली बेकार नहीं हुआ, पर उसकी उतनी एफिकेसी रहेगी नहीं। मास्क जरूरत की चीज है, उसको जरूरत की रहने दे, फैशन की ना बने। आप बोलिए डॉक्टर साहब, फिर हम लोगों से सवाल लेते हैं, जरा इनसे भी पूछें इनके मन में क्या सवाल। आपका क्वेश्चन था, शायद उसका आंसर नहीं आया अभी, कि कितना अल्कोहल जो हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं उसमें कितना परसेंटेज बेस्ड होना चाहिए। अल्कोहल कंटेंट का 60 से 70% होना चाहिए। और डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हैंड वॉशिंग इज बेटर देन लाइक अल्कोहल सैनिटाइजर्स है, जो भी सैनिटाइजर्स हैं, बिकॉज अगर आप पास हैंड वॉशिंग का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वहां पे, तभी आपको हैंड सैनिटाइजर यूज करना है। और हैंड वॉशिंग के 6 स्टेप्स हैं, वो सबको पता होने चाहिए। आई थिंक अगर वो आप हमेशा वैसे भी यूज करते हो तो भी बहुत सारे कॉमन जो इन्फेक्शन हैं, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, बटरबॉर्न इन्फेक्शन, वो बचे जा सकते हैं। कि आपको पहले आपको दोनों पाम्स को रब करना है, फिर बैक ऑफ पाम को रब करना है, फिर फिंगर्स के बीच को साफ करना है आपको, फिर आपको थंब अपना क्लीन करना है पूरा, दोनों तरफ के थंब क्लीन, और प्लस जो आपके नेल्स हैं इनको साफ करना है दोनों तरफ, और उसके बाद रिस्ट को साफ करना है। और 20-25 सेकंड तक करेंगे तो आपके हर तरह के जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरल सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और देयर विल बी नो चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन फ्रॉम योर सरफेस, और कहीं और से चांसेस खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। ये भी बता दीजिए डॉक्टर साहब कि उसमें अल्कोहल है तो केवल हाथ पे लगाने के लिए, ये नहीं है कि मुंह में डाल लिया तो वो बाकी वाला काम भी करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो नहीं, अभी तो चल रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कि अल्कोहल के 2 पैक लगाओ और कोरोना को भगाओ। जी, तो वही सवाल था एक्चुअली मेरा। तो बिल्कुल मैं बता रहा हूं, बल्कि अल्कोहल और स्मोक अवॉइड करना है अगर जो लोग ले रहे हैं, बिकॉज अल्कोहल और स्मोक आपका इम्यूनिटी को डिक्रीज करते हैं टेम्परली, और यू विल बी मोर प्रोन टू गेट द इन्फेक्शन। तो अगर आप अल्कोहलिक हैं तो अभी आपको अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करनी है। अगर आप ऑलरेडी लिवर डिजीज है या इससे लिवर डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज लिवर किडनी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो आपको चांसेस है कि कोरोना इन्फेक्शन हो जाएगा। डॉक्टर साहब कुछ बता रहे हैं, फिर यहाँ से सवाल लेते हैं। आप हाथ खड़े कीजिए, किस किस के सवाल है। अगर सैनिटाइजर न मिले तो अल्कोहल को आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, दैट विल हेल्प अप टू सब 100%। यस, ठीक।
और उसमें अगर आप 60% वाली वोदका या उसका बकाडी 80% आती है, आई एम नॉट जोकिंग, अगर शॉर्टेज हो जाए आप उसको लीजिए और एलोवेरा में उसको मिला लीजिए और लगा लीजिए, आपका सैनिटाइजर बन गया। परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक, यानी कि रामदेव जी का इलाज भी और किंगफिशर वालों का इलाज भी एक साथ ले लें। आप बोले क्या सवाल है आपका, फटाफट से। सर, बाकी सारे लोग बोल रहे हैं कि आप अल्कोहल यूज़ कीजिए, आप गोमूत्र यूज़ कीजिए। असम की एक एमएलए ने बयान दिया था कि आप अल्कोहल और गोमूत्र पियेंगे तो कोरोना वायरस चला जाएगा। आपका क्या बयान है इस पे, क्या बोले सर? बीच में बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं। गौमूत्र से इलाज हो सकता है क्या? बोलिए। इंडिया में मिथ्स ज़्यादा फैलते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट कोई नहीं बताता है। जब भी आप अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो आपकी लोकल इम्यूनिटी किसको बोलते हैं, थ्रोट की जो इम्यूनिटी है आपकी या रेस्पिरेटरी ट्रैक की इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। तो इवन आप ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, उससे भी लोकल इम्यूनिटी ट्रांजिटली कम हो जाती है। तो इससे क्या है कि यू आर मोर प्रोन टू कैच इन्फेक्शंस। जब भी इन्फेक्शन होगा, जो इनिशियल स्टेज होती है इन्फेक्शन की नेजल कैविटी ओरोफेरिंग्स में ही होती है। जो लेट स्टेज आती है उसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, निमोनिया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, डेथ हो सकती है। तो अल्टीमेटली अल्कोहल अवॉइड करना, आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी है। इवन इस टाइम आप कोल्ड फ्लूइड्स और आइसक्रीम से अवॉइड करके तो बेटर रहेगा। जहाँ तक गोमूत्र की बात है, या ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, अननेसेसरी लोग अपना, जिन लोगों ने अपना बिजनेस खोल रखा है उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, इसकी कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, बोलिए अगला सवाल क्या आपका। हेलो सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना है कि मेरे घर से ये बोला गया, रिस्ट्रिक्टेड है कि नॉनवेज नहीं खाना है क्योंकि ये एनिमल्स में ज़्यादा इजीली रिफ्लेक्ट होता है। तो मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है नॉनवेज के अलावा सरवाइव करना। तो मुझे ये पूछना है कि मेरी मम्मी का कंसर्न सही है या नहीं। आप खूब खाइए, खूब खाइए। ये काफी चर्चा चल रही है डॉक्टर साहब कि मांसाहार से ज्यादा आप प्रोन होंगे, शाकाहार से नहीं होंगे। थोड़ा इस पर रोशनी डाल दीजिए। रोहित जी, जब भी आप कुकिंग करते हैं तो उसका टेम्परेचर इतना होता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस वो मर जाएगा। तो चाहे आप अगर अनकुक्ड वेजिटेबल खा रहे हैं वो भी गलत है, उसको भी आप कुक करके खाइए। और नॉनवेज खा रहे हैं आप खूब खाइए, कोई फर्क नहीं। अंडा बॉईल करके खाते हैं, हाँ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बोलिए क्या सवाल है। एक अगला सवाल और लें, बोलिए। सर, सारे सोशल मीडिया साइट्स पे भी यही बात आई थी कि चाइना में लोगों को बैट सूप पीने से कोरोना वायरस हो गया, तो कोई चिकन आइटम या फिश आइटम मत खाइए या कोई नॉनवेज मत खाइए। गलत है, बताओ डॉक्टर साहब। गलत है। अगर वो बैट को उन्होंने उबाल के बनाया होगा तो हो ही नहीं सकता। बैट एक कैरियर है, बैट कैरियर है, रेजर्वायर है इसका। लेकिन अगर उसे बॉयल कर दिया तो फिर नहीं होगा। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। हाँ, एक्चुअली जो कोरोना वायरस है जो फैलता है वो मैमल्स के थ्रू फैलता है, और एनिमल्स मतलब मींस एनिमल्स जो हैं, तो एनिमल्स दे आर द रिजर्वायर ओनली। उसके बाहर आजकल ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखा जा रहा है। तो अगर आप एनिमल मीट ले रहे हैं और फुल्ली बॉइल्ड है, कुक्ड है, तो चांसेस बिल्कुल नहीं है। अगर चाइना में क्या है आपको पता नहीं, वहाँ कल्चर ऐसा है, वहाँ कल्चर है कि वो लोग बहुत सारा अनकुक्ड लाइव एनिमल्स खा लेते हैं। तो अगर वो खा रहे हैं तो उससे चांसेस ज्यादा है, उससे कोरोना वायरस फैलने के ज्यादा चांसेस। डॉक्टर गोस्वामी, बहुत सारे पेरेंट्स में इस बात को लेकर भी आशंका आ गई है कि घर में उन्होंने पालतू रखा है जानवर, कोई कुत्ता रखा है, बिल्ली रखी है, घर में छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, तो उनके मन में ये आ रहा है कि कहीं इसकी वजह से मेरे परिवार में तो वायरस नहीं आ जाएगा। इसमें कितनी हकीकत? अगेन मैं वही चीज बेसिक्स पे फिर से आना चाहूंगा कि अल्टीमेटली द कोरोना वायरस हैज टू कम टू देयर हाउस एंड टू द डॉग, देन ओनली इट कैन स्प्रेड टू द अदर पीपल। अगर उस कुत्ते के पास कोरोना वायरस का सोर्स नहीं है तो उस डॉग के पास मतलब वो आगे नहीं फैला सकता है। तो जितना चांसेस उस डॉग को एक्वायर करने के हैं उतने ही चांसेस उनको भी एक्वायर करने के हैं। अल्टीमेटली अ सोर्स हैज टू कम फ्रॉम आउटसाइड एंड देन स्प्रेड द इन्फेक्शन। क्या गर्मी कुत्ते के कांटेक्ट में आने से नहीं होगा? क्या गर्मी बढ़ेगी तो इसका खतरा कम होगा? बिल्कुल सर, डेफिनेटली इसका खतरा कम होगा। जैसे टेम्परेचर 27-30 डिग्री के ऊपर जाएगा, वायरस के सर्वाइव करने के चांसेस ओपन सर्फेसेस में कम। अभी तक इस वायरस का जो स्प्रेड है थ्रू एयर नहीं है, इस थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स है। या तो कोई आपके ऊपर डायरेक्टली स्नीज करे, कॉफ करे, ड्रॉपलेट्स आपके ऊपर आए, या आप सरफेस को टच करें या ड्रॉपलेट्स हैं या इन्फेक्टेड मटेरियल है तब। दूसरा कि सर इंडिया में अभी तक एनिमल्स में ये अभी तक नहीं मिला है, जो भी आए हैं पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन आए हैं और सोर्स बाहरी है। तो अभी तक ऑल्दो कोरोना वायरस डिफरेंट टाइप के वायरस होते हैं जो एनिमल्स और ह्यूमन दोनों को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इंडिया में इसका सोर्स एनिमल्स में नहीं है। एक सवाल और, बोलिए क्या सवाल? सर, चाइना में इतने लोग मर गए एंड हमारे पास केरला में 2 से 3 सस्पेक्ट आए, हम उससे निकल गए, तो इंडिया में हम कितने सेफ हैं? हम कितने तैयार हैं इंडिया में इससे लड़ने के लिए? सरकार तो संसद में कह रही है। इसका मतलब इंडियंस की इम्यूनिटी चाइनीज से बेटर है। नहीं ऐसा तो मतलब हम ये मान लें कि हम भगवान भरोसे ही रहे, नहीं ज्यादा डॉक्टर की और सरकार के बारे में सोचने की कोशिश ना करें। दूसरी बात ये कि जो उसको इन्फेक्शन हुआ हमारे उनको, पहले तो क्या वो पॉजिटिव थे, पहली चीज। दूसरा बात उसकी सीवियरिटी क्या थी। अगर आप ये देखें कोरोना वायरस ये नहीं है कि आज कल या अभी चाइना से आया है जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये
थर्ड या फोर्थ अटैक है। और वायरुलेंस जब ये पहले आया था तो 10% थी, नाउ इट हैज कम डाउन टू 3%। जैसे जब पहली बार डेंगू आया था तो बहुत मोर्टेलिटी थी, फिर बाद में कम हो गई। आई विल डिफर ऑन दिस पॉइंट। वायरुलेंस जो पहले से थोड़ी ज्यादा है, मैं क्लियर करना चाहूंगा। जब कल WHO कल शाम को रिपोर्ट आई है तो फर्टिलिटी रेट जो कोविड-19 है इसका 3.4% है एज कंपेयर टू प्रीवियस वायरसेस दैट वाज अराउंड 2%। वो मार्स का और जो सार्स का था, और मार्स और सार्स में ये भी था 10% था। नहीं वो एल्डरली में था, वो एल्डरली में था या जो जिन पेशेंट को। डॉक्टर साहब कैन गिव बेटर आंसर। आई विल क्लैरिफाई ऑन दिस। एक्चुअली जो कोरोना वायरस की जो स्ट्रेन आई है इसकी ट्रांसमिशन रेट काफी हाई है। कहने का मतलब कि आप एक टाइम में देखेंगे कि एक पेशेंट काफी लोगों को स्प्रेड कर देता है वायरस, है ना? लेकिन इसकी फर्टिलिटी रेट कम है। अभी तक देखा जाए तो 95,000 केसेस के आसपास डिटेक्ट हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। डराता ज्यादा मारता कम है। एंड मोर देन 3,000 डेथ हुई हैं, तो नियरली 3.4% इसकी फर्टिलिटी रेट आती है। जो सार्स की थी वो इससे ज्यादा थी, इवन MERS की इससे और ज्यादा थी। ठीक है, मैं एक चीज में ऐड करना चाहूंगा, मोर्टेलिटी रेट डिपेंड करता है कि कौन सा एज ग्रुप अफेक्टेड है। ठीक, लेस देन 10 इयर्स 0 डेथ्स रिपोर्टेड, तो लेस देन 10 इयर्स में कोई मोर्टेलिटी रिपोर्टेड नहीं है। 10 to 40 इयर्स में मोर्टेलिटी इज जस्ट 0.2%। ठीक, 40 इयर्स के बियॉन्ड जाते हैं, 40 to 60 इयर्स मोर्टेलिटी थोड़ी सी बढ़ती है, मैक्सिमम मोर्टेलिटी इज अबव 60 इयर्स। तो जिनको सबसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत है वो हमारा एल्डरली एज ग्रुप है। बच्चों में मोर्टेलिटी हैज नॉट बीन रिपोर्टेड, सो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा पैनिक मोड में जाने की जरूरत नहीं। ठीक, आप कुछ पूछ रही हैं, बोलिए। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि हम क्या ज्यादा कंज्यूम करें, टिप्स सो दैट इट कैन बूस्ट आवर इम्यूनिटी स्पेशली इन एडल्ट्स? बहुत से लोग कह रहे हैं विटामिन सी से भरपूर चीजें खानी चाहिए, तो उससे बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूँ, आप बता दीजिए एक बात। तो पहले भी बताया गया कि हाइड्रेशन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और एज अ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हमेशा कहते हैं कि विटामिन सी और जो भी एंटीऑक्सीडेंट रिच जो भी फूड है वो आप कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा, हैंड हाइजीन एंड हैंड हाइजीन। मतलब ऐसा नहीं है कि दिन भर बैठ के संतरा खा रहे हैं और नींबू का पानी पिए जा रहे हैं तो अपन सही चलते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोई हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट जो आप नॉर्मली लेते हैं आप लेते रहिए, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक मैं अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं फल फूल बता दूं जिससे खाने से ये बीमारी नहीं होगी, तो ऐसा हमें नहीं पता है। ठीक है, आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। सर, अभी जैसे हम हेल्दी हैं सर, फिर कैसे अपने आप को प्रिवेंट करें कि हमें कोरोना वायरस ना अटैक करे सर, उसका कुछ इफेक्ट ना हो हमारे ऊपर? एक सवाल और साथ साथ ले लेते हैं, बोलिए क्या है। सर, जैसे आपने कहा कि एल्डरली लोगों में मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है, तो जैसे जिनके घर पे हार्ट पेशेंट है या फिर जिनको डायबिटिक है, तो उनके लिए क्या क्योर, स्पेशल क्योर सजेस्ट करें? ठीक सर, एक एक करके बता दें। आप डॉक्टर साहब पहले बता दें, जो इन्होंने पहला सवाल पूछा कि क्या क्या चीज़ों का प्रिवेंट करने के लिए ध्यान रखें। देखिए, जो डॉक्टर साहब बता चुके हैं कि यस यू हैव टू मेंटेन योर फर्स्ट हैंड हाइजीन एंड ओवरऑल हाइजीन, वो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन का। मास्क वगैरह का बड़ा लिमिटेड रोल है, पैनिकी होने की ज़रूरत नहीं है। जो एल्डरली हैं या कोमॉर्बिडिटी, वो भी डॉक्टर साहब बता चुके हैं कि अगर किसी और डिजीज़ से आप ग्रसित हैं, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, तो आपको ज़्यादा चांस है कि ये आपको में ज़्यादा हार्म करेगा। ये नहीं है कि एक हेल्दी को ये नहीं करेगा। इनफैक्ट मान लीजिए घर में 2 आदमी हैं, एक को एक बीमारी है और एक को बीमारी नहीं है, सेम एज ग्रुप है, तो जिनको बीमारी है उनको ज़्यादा चांस है दिक्कत का, और जो हेल्दी है उसको कम है। प्राणायाम कराएं बुजुर्गों को, कराएं, बताइए डॉक्टर साहब। वो अच्छी स्लीप लें, बेड रेस्ट करें अगर उनको कॉमन कोल्ड कफ हो रखा है, और अगर उनको स्पेशली उनको क्राउडेड प्लेस पे, मॉल्स पे नहीं जाना चाहिए। कफिंग स्नीजिंग कर रहे हैं घर में कोई है तो वो सारे प्रिकॉशन, जो हैंड कवरचीफ यूज करना है या एल्बो यूज करनी है, उसको डस्टबिन में डालना है। बेड फ्लूइड खूब सारे इंटेक्स कर लें। ऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी है, फ्रेश फ्रूट्स हैं जिनमें अच्छी मात्रा विटामिन ई वगैरह की, वो सब लें। ठीक, बोलिए अगला सवाल क्या है। Sir, as we all know that coronavirus is such a curse to this world, so how long should we see this disease as the headline of our nation? कब तक लगता है डॉक्टर साहब आपको कि ये झेलना पड़ेगा, कब तक चलेगा? गर्मी आने तक, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाएगा तो अपने आप ठीक होने लगेगा। रेजिंग ऑफ अवेयरनेस वर्सेस रेजिंग अलार्म। तो यहाँ पे ये पर्पस हमारा रेजिंग अवेयरनेस होना चाहिए, न कि अलार्म। तो कोई भी वायरस का अपना सेल्फ लाइफ होता है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि जैसे इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी सोसाइटी के भीतर, ये बीमारी अपने आप एक नॉर्मल कफ एंड कोल्ड, जो अभी नॉर्मल कफ एंड कोल्ड होता है वो भी जब पहली बार आया था तो ऐसे ही फॉर्म में आया था। तो ये एक नेचुरल इवोल्यूशन है, नेचर का एक तरीका है नई नई चीजें देने का, और उस पर ह्यूमन रेस हमेशा विक्ट्री होते रहा है और आगे भी होते रहेगा। ऐसे बैक्टीरिया वायरस आगे भी आएंगे,
पहले भी आते रहे हैं, आगे भी आएंगे, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने आप ठीक होगा। बोलिए क्या सवाल है? नमस्कार सर, जैसे सर ने कहा कि सबसे बेस्ट है कि हैंड हाइजीन। मान लीजिए मेरे परिवार में 10 लोग हैं, तो क्या मैं एक ही साबुन से सभी 10 लोग हाथ धो सकते हैं या अलग अलग साबुन हमें यूज करना पड़ेगा? बिल्कुल एक ही धो सकते हैं। चल रहा है कि सर ये भी चल रहा है ना कि अलग अलग सोप से आप धोएं तो वो साबुन एक होना चाहिए, टॉवल अलग अलग होना चाहिए। साबुन एक, टॉवल अलग। आइडियली तो टॉवल से पूछना नहीं चाहिए जी। आप धोने के बाद हाथ को ऐसे रखें जैसे सर्जन रखता है। जी, लेट देम ड्राई बाई देयर ओन। ओके, कहीं रब ना करें जी। क्योंकि मान लीजिए कि अगर टॉवल प्रॉपरली नहीं धुला है तो फिर कोई धोने का हाथ फायदा हुआ नहीं। तो ऐसे रखें जब तक सूख जाए। ठीक है। यानी कि ना साबुन कंपनी के दबाव में आना, ना तौलिया बनाने वाली कंपनी के दबाव में आना कि 10 लोग हैं तो 10 के लिए अलग अलग खरीद के ले आओ साबुन भी और 10 के लिए अलग अलग ले आओ टॉवल भी। बोलिए क्या आपका सवाल क्या है? सर जैसे आपने कहा कोई भी डिजीज से कोई भी ग्रस्त है तो उनको ज़्यादा चांसेस हैं। मान लीजिए वो कोई भी उस चीज़ के लिए मेडिसिन यूज़ कर रहा है, कुछ भी है, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या फिर मतलब उन्हीं मेडिसिन को पहले यूज़ करते हैं या फिर कुछ कंसल्ट करके पूछना चाहिए कि चेंजेस करने हैं या नहीं करने? नहीं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं, वही मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं, चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फ्लू के सिम्टम आए तब आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट। जब तक कोई तनाव वाला ऐसा आपको आशंका दिखाई ना दे। बोलिए क्या सवाल है आपका? सर जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना बहुत खतरा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक नॉर्मल सर्दी जुकाम जैसा है, तो क्या इस बात में किस चीज सच्चाई है और सही चीज मिलता जुलता एक सवाल है मेरा। दोनों बात ठीक है सर। एक सवाल और है सर इनका, बोलिए। जैसे सर ने कहा कि इंडिया में लोगों ने कोरोना पे पीएचडी कर चुका है, तो इंडिया में लोगों ने एक चीज पे और पीएचडी कर चुका है, घरेलू नुस्खा और आयुर्वेद पे, तो क्या इसमें भी इसका कोई इलाज संभव है या नहीं? घरेलू नुस्खे से इलाज संभव है क्या सर? बताइए। पहला क्वेश्चन का आंसर दूं? हाँ जी। तो कोरोना खतरा इसलिए नहीं है बिकॉज इसके सिम्टम 85% माइल्ड डिजीज है, मतलब अपने आप आएगी, 7-8 दिन में ठीक हो जाएगी। 15% में सीवियर प्रॉब्लम्स आएंगी, वो भी जो हमारे यहाँ हाई रिस्क पेशेंट है, जो ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मॉर्टलिटी रेट अराउंड 2% है, जो बहुत कम है। जो खतरा है क्यों? बिकॉज इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या अभी तक वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाया, वो प्रोसेस में, उसमें टाइम लगा, 6 से 12 महीने लगेंगे। अगर वैक्सीन और एंटीवायरल दवाइयां विकसित कर ली हम लोगों ने तो वो जो थोड़ा सा खतरा बचा हुआ, जो भय बचा हुआ है, वो भी खत्म हो जाएगा। और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, घरेलू नुस्खे हैं क्या सर? कोई वो पूछ रहे हैं। घरेलू नुस्खे से पहले मैं इनकी बात में थोड़ा सा एक एडिशन करना चाहूंगा कि क्यों हम इससे डर रहे हैं। लुक, व्हेन वी से 2% मोर्टेलिटी, 2% मोर्टेलिटी, जहां की पॉपुलेशन 1000 है वहां पे 20 ही आएगी, लेकिन जहां पे 1 करोड़ की पॉपुलेशन है वहां 2% का नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इंडिया में ये चीज फैलती है तो हमारी पॉपुलेशन की वजह से ही ये एक बहुत बड़ा नंबर क्रिएट हो जाएगा। तो हमें उसको रोकना है, हमें उसको माइल्ड कह के निग्लेक्ट नहीं करना है। तो वी हैव टू कीप आवर स्लीव्स अप टू फाइट दिस डिजीज ऑफ। जहां तक घरेलू नुस्खे हैं, देखिए नया वायरस है, अभी तो पूरा वायरस का हिस्ट्री भी पूरी वो नहीं निकल के बाहर आई है, ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है। तो जितने भी लोग कहते हैं कि ये खाने से ये हो जाएगा या ये खाने से ये हो जाएगा, दे आर ओनली स्पेकुलेशंस। एज ऑफ नाउ देयर इज नो साइंटिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर दिस डिजीज। मैं एक अगला सवाल लूं, उससे पहले 2 सवाल मेरे मन में और हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई जो लोग नाली के पानी से धुली हुई प्लेट में खड़े होकर गोलगप्पे खा लेते हैं, दिन में 500 बार जिस तेल में समोसे तले जाते हैं, उस समोसे को भी आराम से हजम कर जाते हैं, कोरोना वायरस उनका क्या बिगाड़ लेगा? आप सही कह रहे हैं। देखिए जहां तक अभी इम्यूनिटी, आपने कहा इम्यूनिटी ज्यादा है भारतीयों की, क्या इसको ऐसे देखें? बिल्कुल, इसलिए कि हमारा जो डिजीजेस से एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं कि जहां ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, और वहां अगर ट्यूबरक्लोसिस हो जाए तो आदमी की जान के लाले पड़ जाते हैं। और हमारे यहाँ हर मरीज ट्यूबरक्लोसिस लिए घूम रहा है, जो बहुत सारे, और डॉक्टर भी देख रहे हैं। तो क्या वी आर एक्सपोज्ड। दूसरी बात, इम्यूनिटी की बात चल रही है और घरेलू नुस्खे। मैं 2 चीज बता दूं, ऐसी कोई इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई नहीं है जिसकी आज खाई और कल से आप पहलवान हो गए। इम्यूनिटी इज ए लॉन्ग प्रोसेस। आपका लाइफ स्टाइल क्या रहा है, आप ग्रीन वेजिटेबल कितना खाते रहे हैं, आप एंटीऑक्सीडेंट कितना खाते रहे हैं, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और फिर आपका किस किस डिजीज से एक्सपोजर हुआ तो उसके खिलाफ इम्यूनिटी होगी। जिससे एक्सपोजर ही नहीं हुआ उससे क्या इम्यूनिटी होगी? कुछ नहीं होगी। और वो इम्यूनिटी आपको जब वो इन्फेक्ट करेगा तब आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और अगर आपकी इम्यूनिटी उसकी को ओवरकम कर लेगी तो आप बच जाएंगे। ठीक। और अगर नहीं कर पाई तो फिर पेरिश। एक सवाल और जल्दी से। सर होली आ रही है, हमको पता है सर, होली के रंग जो हैं वो हमारे अंदर चले जाते हैं कैसे ना कैसे। सर उससे क्या हमको खतरे की जरूरत है? प्रधानमंत्री ने कहा होली मिलन नहीं करेंगे। लोग कह रहे हैं कि साहब मिलन ना करिए, खेलने तो दीजिए कम से कम। तो होली खेलें कि नहीं खेलें? क्योंकि उसमें तो भाई होली तो खेल भी छुआछूत का ही खेल है, अगर ये रोग छुआछूत का है तो।
अगर होली अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में खेल रहे हैं जिसमें आपको सारा उनका ट्रैवल हिस्ट्री पता है, उनका एक्सपोजर हिस्ट्री पता है, आप खेल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये स्टेप लिया है एक मैसेज देने के लिए कि जहां पे पब्लिक गैदरिंग अवॉइड हो सकती है अननोन पीपल की, वहां पे अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो हु इज इन्फेक्टेड। लेकिन अपने लोगों के साथ जिनका आपको सब कुछ पता है आप बिल्कुल खेलिए, किसने मना किया? लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ तो चिंता ये भी होने लगी है ना कि सारी पिचकारियां और रंग भी चाइना से आता है। नहीं, वो सब आ चुके हैं, वो आ चुके हैं आज से 2 महीना पहले। स्टॉक चाइना ये नहीं है कि कल बना के भेज रहा है, चाइना में 5 फरवरी से 1 महीने की छुट्टी हो जाती है, तो उससे पहले ही वहां से सब लॉट डिस्पैच हो चुका है, हमारे गोडाउन्स में आ चुका है, तो उनमें कुछ नहीं है। ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं है कि जिसमें आर्टिकल्स पे कोई वायरस 7-8 घंटे से ज्यादा जीवित रहता हो, तो अगर वहां से ट्रेवल किया है और शिपमेंट में आया है तो मे बी मोर देन 12 का मतलब मोर देन 1 वीक लगा होगा उस पे आने में यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि कोई आर्टिकल आया उससे इन्फेक्शन के चांसेस हैं। नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस सर्फेसिस पे रह सकता है 48 आवर्स तक, डिफरेंट सर्विस पे अप टू 9 डेज तक रह सकता है। लेकिन जो वायरस मान लो कहीं से कोई पैकेट आपके पास आ रहा है या शिपमेंट आ रही है, वो डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस में आती है, टेम्परेचर वेरी करता है, और ये नहीं है कि वो इन्फेक्टेड ही होगा जो आपके पास आ रहा है। ठीक है, और उसमें वो क्वारंटाइन करके भेज रहे हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। कोरोना के खिलाफ दंगल पूरी दुनिया लड़ रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस दंगल के सिपाही के तौर पर आप कम से कम पूरी तरह से तैयार हो, आपको उसके बारे में हर जानकारी हो और वो अधूरी ना हो, वो पूरी हो, वो एक्सपर्ट के जरिए से हो। इसलिए आज सारे एक्सपर्ट्स को एक साथ एक जगह पर हम लेकर आए ताकि आप उनकी बात सुने और उसके आधार पर अपनी राय बनाएं, ना कि मोबाइल पर आने वाले आधे अधूरे ज्ञान से खुद को डॉक्टर समझने लग जाएं। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, दंगल आखिरी पड़ाव पर होगा, आप देखते रहिएगा आज तक। तो दंगल आप देख रहे थे, आखिरी पड़ाव पर आपको केवल इतना बता दें कि दंगल आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट किया कीजिए हमारी वेबसाइट आजतक.in पर। ठीक 6 बजे हल्ला बोल होगा अंजना के साथ, आप देखते रहिएगा आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।